हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जेम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 22। इस पूरी लेक्चर सीरीज की एक खास बात यह है कि यहां पर हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज रखा है उसको भी हम यहां पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और ये पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज आप सबके लिए YouTube पे फ्री में अवेलेबल कर दी गई है। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। देखो भाई, क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? जेम 2017 में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका कहना है कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, कि मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। ए स्फीयर ऑफ स्मॉलर रेडियस r by 2 इज कट आउट फ्रॉम द ओरिजिनल शेप एज शोन इन द फिगर बिलो। जैसा कि आपको निम्न चित्र में दिखाया गया है। The center of the cut out sphere lies at z equal to r by 2. After the smaller sphere has been cut out, the magnitude of electric field at z equal to minus r by 2 is rho r upon n epsilon naught. The value of integer n is, यानी मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है इस तरह से। इस स्फीयर में से ये छोटा सा पार्ट क्या कर दिया, यहां से कट कर दिया, यानी यहां से एक छोटा सा स्फीयर ऐसे बाहर निकाल दिया। अब हमें बताना है कि यहां से सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, नीचे की ओर, यानी यहां पर z इक्वल टू माइनस का r बाई 2 पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये चीज बाहर निकालने के बाद वो कितना होगा ये हमें निकालना है। क्वेश्चन की फील आ गई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझ में आ गया। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि मेरे पास क्या है, इस तरह से एक स्फीयर है। हाँ जी, मैंने मान लिया इस तरह से मेरे पास एक स्फीयर है। ये इस स्फीयर का सेंटर है इस तरह से, ठीक है। मैंने इसको क्या बोल दिया, वाई एक्सेस बोल दिया, और इसे मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा क्या हो गया इस तरह से। लेट अस से दिस इज अवर वाई एक्सेस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सेस, और ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर ये जेड एक्सेस हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, यहां पर इसके सेंटर पर, माना यहां पर मैंने क्या बोला, एक स्फीयर का सेंटर बोला, एक स्मॉलर स्फीयर कट किया जिसका सेंटर कहां पर लाई कर रहा है, z इक्वल टू r बाई 2 पर लाई कर रहा है। ये जो वैल्यू है यहां पर वो कितनी है, z इक्वल टू r बाई 2 है। तो हमने क्या किया, इस z इक्वल टू r बाई 2 से एक छोटा सा स्फीयर इस तरह से कट किया। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक छोटा स्फीयर z इक्वल टू r बाई 2 से कट कर लिया। इसका सेंटर कहां लाई कर रहा है, z इक्वल टू r बाई 2 पर लाई कर रहा है। अब हमें निकालना है कि ये कौन सी एक्सेस होगी, माइनस जेड एक्सेस होगी। ये कौन सी एक्सेस है भाई, माइनस जेड एक्सेस है। हमें निकालना है कि यहां पर z इक्वल टू माइनस का r बाई 2 पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। और इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है भाई, यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है, रो के बराबर है। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, एक इंटीजर आएगा n, उस इंटीजर की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, करते हैं। अब सबसे पहले क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा अज्यूम करो कि हमने यहां पर इस स्फीयर को निकाला ही नहीं है। तो पहले क्या करो, पूरे वाले जो बड़ा वाला स्फीयर है ना, उसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। अब प्रोसेस ध्यान समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा वाला स्फीयर है ये मानते हुए कि हमने यहां से कोई छोटा स्फीयर बाहर नहीं निकाला है, ये मानते हुए हम यहां पर z इक्वल टू माइनस r बाई 2 पर या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। माना वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया भाई, E1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास स्मॉल स्फीयर है, ये जो छोटा स्फीयर यहां से मैंने बाहर निकाल रखा है, सिर्फ इस स्फीयर को मानते हुए इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। माना वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया भाई, E2 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इसको रिमूव करने के बाद वो कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2 के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, हमारी प्रोसेस है। अब फटाफट से क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा मुझे पेज चाहिए, या फिर उधर कर ले, चलो इधर ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है भाई,
कैपिटल आर है, उसके कारण यहाँ पर z इक्वल टू माइनस आर बाई टू पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया इस तरह से कि स्फीयर अज्यूम कर लिया यूं करके, ठीक है। ये इसका सेंटर है यूं करके, ठीक। ये कौन सी एक्सिस है भाई, ऊपर की ओर, दिस इज अवर z एक्सिस एंड दिस इज अवर माइनस z एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, माइनस z एक्सिस है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है भाई, देखो भाई ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, z बाई टू के बराबर, सॉरी r बाई टू के बराबर है। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, दिस डिस्टेंस इज r बाई टू। ये कितना है मेरे पास, यहाँ से यहाँ r बाई टू है। मुझे इस पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इस स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी है कितनी दे रखी है मेरे को, रो दे रखी है, जो कैसी है भाई, यूनिफॉर्म है। जो कैसी चार्ज डेंसिटी है भाई हमारे पास, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। कैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, आप सबको याद आ रहा होगा, हमने थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़ा है, जब भी मेरे पास इस तरह से स्फेरिकल सिमेट्री हो या सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो, तब हम क्या यूज करते हैं भाई, गॉस लॉ का यूज करते हैं, यानी गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम यूज करेंगे, आंसर निकाल देंगे। अब गॉस थ्योरम यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस इस तरह से अज्यूम करूंगा, जो कि स्फेरिकल शेप का होगा, और वो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज कर लिया, जिस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है भाई, r बाई टू के बराबर है, ठीक है। ये जो गॉसियन सरफेस है, ये ब्लैक वाला क्या है, ये मेरे पास क्या है भाई, हमारा गॉसियन सरफेस है। ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज कर लूंगा गॉसियन सरफेस के ऊपर। मैंने क्या किया, यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के ऊपर इस तरह से एक एरिया एलिमेंट मैंने इस तरह से चूज कर लिया, जिस एरिया एलिमेंट की वैल्यू या उस कहाँ की ओर होगा, वो एरिया एलिमेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पर एरिया एलिमेंट कहाँ की ओर होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा। तो यहाँ में क्या बनाना है, एरिया एलिमेंट जो कि ऐसे इधर की ओर, लेटर से दिस एरिया एलिमेंट इज dA, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E है, जो भी कहाँ की ओर होगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो dA के ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसने चार्ज डेंसिटी रो बोली है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोला नहीं है, तो हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, और जो कि कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर गॉस लॉ का यूज करूं, या उससे पहले मैं क्या निकाल दूं, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस निकाल दूं। क्या निकाल दूं भाई, सबसे पहले मैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, यानी क्या निकाल दूं मैं यहाँ पर, सिंपल Q इनक्लोज निकाल दो। अगर मैं क्या निकालूं भाई, Q इनक्लोज निकालूं, तो क्या आ जाएगा, देखो जो Q इनक्लोज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन रो इंटू dV के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, आंसर है हाँ जी पढ़ा हुआ है। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो रो तो कांस्टेंट है, इसकी डेंसिटी कितनी है, चार डेंसिटी रो है जो कि कांस्टेंट है, तो इट विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV बच जाएगा। अब यहां पर रो बाहर आ गया, dV का मतलब क्या हुआ भाई, ये dV का मतलब क्या हुआ, यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट, किसमें, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है उसके अंदर एक वॉल्यूम एलिमेंट। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कौन सा वॉल्यूम आएगा, इस पूरे बाहर वाले का वॉल्यूम, या फिर जितना पार्ट इस स्फीयर का इस गॉसियन सरफेस के अंदर है उसका वॉल्यूम। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप वॉल्यूम कौन सा लोगे, इस स्फीयर के अंदर वाला वॉल्यूम, सॉरी इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला वॉल्यूम, या फिर इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम। ये हमारा क्या है, दिस इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, यानी ये वो वॉल्यूम आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद जो इस गॉसियन सरफेस ने क्या कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है। दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, कितना आ जाएगा, ये रो तो ऐसे रहा, एंड दिस वॉल्यूम विच इज इंक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस विच इज इक्वल टू, जो कि स्फीयर के फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा ये 4/3 पाई r क्यूब। अब इस केस में r कितना है भाई, r बाई टू के बराबर है, ये यहां से यहां तक कितना है, r बाई टू है, तो कितना आ जाएगा, ये r बाई टू का होल क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, r बाई टू का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मेरे पास Q इनक्लोज कितना आ जाएगा, मेरे पास रो इंटू 4 पाई, दिस वन इज r क्यूब अपॉन, ये मेरे पास कितना आ गया 8, और इंटू में कितना आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। 2 की पावर 3 8 हो गया, और ये कितना आया, r क्यूब आया, और ये क्या निकल के आया मेरा यहाँ पर, Q इनक्लोज निकल के आया। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, गॉस थ्योरम लगा दूंगा या गॉस लॉ लगा दूंगा। तो फ्रॉम गॉस लॉ वी ऑल नो दैट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ
ई डॉट डी ए विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब यहां पर ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए बचेगा सिंपल, एंड दिस विल बी इक्वल टू, हियर वी हैव क्यू इनक्लोज एंड डिवाइड में कितना आया, एप्सिलॉन नॉट। नाउ इस गॉसियन सरफेस पर हर पॉइंट, इसकी सरफेस पर हर पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, r/2 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 है, तो E विल एक्ट लाइक ए कांस्टेंट, तो E क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, dA आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू E इनक्लोज और डिवाइड में कितना आया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो E तो ऐसे रहा, इनटू दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ आवर गॉसियन सरफेस, जो किसके बराबर होगा, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा, 4 पाई r स्क्वायर, और इसके लिए r कितना है, r/2 के बराबर है, तो r/2 का स्क्वायर यानी r स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने लिखी है क्यू इनक्लोज, दिस इज इक्वल टू रो 4 पाई r की पावर 3 और अपॉन में कितना आ गया, ये 8 इंटू 3 आ गया, ठीक है। अब कुछ चीजें कैंसिल हो रही है तो फटाफट से कैंसिल कर देंगे हम, जैसे यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई उड़ जाएगा, r की पावर 3 से ये एक r बचेगा यहाँ पर, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट भी है तो उसे भी हम लिख के चलेंगे, हियर वी हैव अनदर टर्म विच इज एप्सिलॉन नॉट, ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये E विल बी इक्वल टू कितना मेरे पास, रो r अपॉन 6, 3 दूना 6, तो 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इट विल बी इन r कैप डायरेक्शन, या बोल सकते हैं इट विल बी इन z कैप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा, सॉरी माइनस z कैप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा भाई, माइनस z कैप डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर r कैप डायरेक्शन में होगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अवर कंप्लीट स्फीयर, जब हमने उस स्फीयर से कुछ बाहर नहीं निकाला था तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, इतना है। हमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है कि मैं जब इस स्फीयर से यहां पर एक छोटा सा स्फीयर बाहर निकाल देता हूं तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जो छोटा सा स्फीयर है ये वाला जो यहां पर आपको दिख रहा है, अब नेक्स्ट एम क्या है कि भाई इस स्फीयर के कारण, ये जो स्फीयर है ये वाला, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब मेरे पास एक दूसरा स्फीयर है इस तरह से, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना, ठीक है, ताकि मैं यहां पर कुछ और बना पाऊं, चलो ऊपर ले जाना पड़ेगा ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एम है वो ये है कि जो छोटा स्फीयर है, कौन सा वाला, ये वाला, इस तरह से है कुछ, ये मेरे पास एक छोटा सा स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है भाई, r/2 के बराबर है। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक छोटा स्फीयर है, इसकी चार्ज डेंसिटी भी कितनी है, रो है, और इसका सेंटर कहीं यहाँ पर है, और जो पॉइंट है ये जेड एक्सेस है, इस तरह से जो पॉइंट हो यहाँ पर लाई कर रहा है, वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, इधर पर लाई कर रहा है। अब बताओ फिर, अगर मैं ये बोलूँ ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, r/2 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस थोड़ा सा इसको हम करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत दूर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां से यहां तक, ये मेरे पास यहां से यहां तक, ये मेरे पास कितना है भाई, r/2 के बराबर है। दिस इज अवर r/2, है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। और यहां से यहां तक ये भी कितना है भाई, r/2 है, ये भी यहां से यहां तक कितना है, r/2 है, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे करूंगा, कैसे निकालूंगा, अगेन सेम गॉस लॉ लगाएंगे। क्या करोगे, इस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। दिस इज गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैंने क्या किया भाई, इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, जिस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, r/2 प्लस r/2, इन दोनों का सेंटर कहाँ है, सेम है, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2 प्लस r/2 यानी r हो जाएगी, ये आप ध्यान रखना। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो क्यू इनक्लोज निकाल दो, क्या निकाल देंगे, क्यू इनक्लोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन रो इनटू dv के बराबर होता है। रो तो कांस्टेंट है, इट विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, अंदर कितना बचाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dv की वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dv वो वॉल्यूम है, चार्ज का वो वॉल्यूम है या स्फीयर का वो वॉल्यूम है जो इस गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है। और इस टाइम पर उसने कितना वॉल्यूम इनक्लोज कर रखा है, इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर, बिकॉज यहां पर तो कोई चार्ज है नहीं ना। देखो क्या यहां पर कोई चार्ज है, इस स्पेस में कोई चार्ज नहीं है, क्या इस स्पेस में कोई चार्ज है, नहीं है।
जो मेरा चार्ज है वो सिर्फ एक स्पेस में है, या बोलते हैं सिर्फ इस वॉल्यूम में क्या है वो चार्ज है, इस वॉल्यूम में क्या है चार्ज है। तो ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन dv आएगा किसके बराबर होगा, इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अब इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, इसकी रेडियस कितनी है r/2, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, यानी r/2 का कितना आ गया ये होल क्यूब आ गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये रो इंटू 4 पाई r की पावर 3 अपॉन में कितना आ गया ये 3 इंटू 4 दूना 8, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकला भाई, Q इनक्लोज निकला। ये क्या निकला मेरा Q इनक्लोज। अब हम क्या निकाल देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पर, गॉस लॉ लगा देंगे। तो फ्रॉम गॉस लॉ हमारे पास क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए विल बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास Q इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अगेन अगर मुझे E और dA डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पर छोटा सा एरिया एलिमेंट इस तरह से चूज करूंगा इस गॉसियन सरफेस पर। ये एरिया एलिमेंट कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर। लेट अस से दिस एरिया एलिमेंट इज dA। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कहाँ की ओर, नीचे की ओर होगा। लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, 0 है। तो E डॉट dA इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल E dA के बराबर हो जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज एंड डिवाइड में कितना आ गया भाई हमारा एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, नाउ इस गॉसियन सरफेस पर हर पॉइंट पर E की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एंड इट विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। तो E बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया dA बच गया। दिस विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज और अपॉन में कितना आ गया मेरे पास ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो E विल बी इक्वल टू E इंटू इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, इस गॉसियन सरफेस के सरफेस एरिया के बराबर, जो कितना है मेरे पास 4 पाई। देखो रेडियस कितनी है इसकी, इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक r/2 प्लस r/2 यानी कैपिटल R। तो 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया, Q इनक्लोज की वैल्यू कितनी है, ये रखी हुई है कहाँ पर, इधर है। तो दिस इज अवर Q इनक्लोज जो मेरे पास कितना है रो इंटू 4 पाई R की पावर 3 और अपॉन में कितना आ गया ये 3 इंटू 8 आ गया। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं तो फटाफट से कैंसिल कर दो। जैसे ये आर स्क्वायर है ये कट गया, ये 4 पाई है ये 4 पाई कट गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अवर दिस स्मॉल स्फीयर वो कितना निकल के आया, देखो ये है मेरे पास कितना रो आर और अपॉन में कितना आ गया ये 8 24 24 रो आर अपॉन 24। एक सेकेंड, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी होगा तो 24 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज अवर E वेक्टर। और अगेन किस डायरेक्शन में होगा भाई, जेड कैट डायरेक्शन में होगा। अब इस E और इस E को अलग करने के लिए इसको E1 लिख दो, इसको क्या लिख दो E2 लिख दो। अब जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको निकालने के बाद वो कितना होगा E1 माइनस E2 के बराबर होगा। और दोनों कहाँ है भाई, सेम ही डायरेक्शन में है। तो अगर मैं यहाँ से E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर निकालूंगा तो मेरे पास जो E नेट होगा वो किसके बराबर होगा भाई, E नेट जो होगा किसके बराबर होगा E1 माइनस E2 के बराबर होगा। तो दिस E1 माइनस E2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू सिंपल कितना आ जाएगा E1 माइनस E2, बिकॉज E1 E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो E1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, E1 की वैल्यू देखिए मेरे को कितने पास रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट कितनी है रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की वैल्यू कितनी है रो आर अपॉन 8 24 आया था 24 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा ये 24 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ से मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिस विल बी इक्वल टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया भाई 1/6 माइनस 1/24 बच गया है। एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड अंदर कितना बचा मेरे पास, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 24 एलसीएम आ गया। ठीक है, और 8 24 6 8 6 को 24 होता है और माइनस कितना बचा 1 बचा। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आ गया है 3 अपॉन एप्सिलॉन 3 अपॉन 24। 3 अपॉन 24 का मतलब 1/8 हो गया ये। तो यहाँ से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू वो कितना आ जाएगा, देख भाई रो आर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकल रखा है इसका, ये वेक्टर नहीं होगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा रो आर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट।
अब एक बार जो हमारा आंसर दिया हुआ है वहां पर क्वेश्चन में आएंगे तो हमें पता चलेगा, ये हमें गिवन था रो आर अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। हमारा आंसर क्या आया, रो आर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा आंसर आया। यानी यहाँ पर एन की जो कितना है 8 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 8 लिख दोगे। तो दिस इज अवर आंसर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, गॉस लॉ का एप्लीकेशन था। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? ओके। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी भी कर सकते हो। बहुत जल्दी करने का एकमात्र तरीका है कि आपको, अगर आपके पास क्या है एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। तो आप वहां से इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन हमने क्या करना है, सीखना है, हमारे लर्निंग वाले फेज में है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इनको कंप्लीट इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्या कहना है भाई इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कहना है कि हमारे पास क्या है भाई, 3 प्लेट है, 3 इनफाइनाइट प्लेन शीट कैरिंग यूनिफॉर्म चार्जेस डेंसिटी minus sigma, 2 sigma and 3 sigma are placed parallel to the xz plane at y is equal to a 3a 4a, ठीक है, respectively the electric field at point 0, 2a, 0 is, ठीक है। तो अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, थ्योरी वाले जो लेक्चर हैं वहां भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं। ठीक है, बहरहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। पहले ये प्लेन देखो तो एक्स जेड प्लेन कौन सा हुआ, तो अगर मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करूँ अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इस तरह से मैंने बोल दिया वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है भाई वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जो प्लेन है कौन सा वाला, ये वाला, ये जो प्लेन है कौन सा वाला, ये वाला प्लेन। ठीक है, अगर इसको मैं जेड एक्सिस बोल रहा हूँ तो ये प्लेन कौन सा है मेरा एक्स जेड प्लेन है। और जो भी हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट रखी हुई है इसके पैरेलल रखी हुई यूं करके, यानी किस एक्सेस में रखी हुई है वो वाई एक्सेस में इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, अगर वो वाई एक्सेस में रखी हुई है तो बना दे फिर वाई एक्सेस में उनको। तो इस तरह से मेरे पास प्लेन शीट है, जो पहली प्लेन शीट है वो कहां पर रखी हुई है, y इज इक्वल टू ए पर रखी हुई है। माना ये पॉइंट क्या है मेरे पास, दिस पॉइंट इज y इज इक्वल टू ए बोल दिया। तो जो पहली प्लेन शीट है यहां पर रखी हुई है, और इनफाइनाइट प्लेन शीट ध्यान देना। दूसरी प्लेन शीट कहां रखी हुई है, y इज इक्वल टू 3a पर रखी हुई है। मान लिया कहीं यहां पर है तो हियर वी हैव y इज इक्वल टू 3a, इसे मैंने क्या बोल दिया y इज इक्वल टू 3a बोल दिया। ये मेरे पास क्या है भाई, ये पॉइंट क्या बोल दिया मैंने, y इज इक्वल टू 3a बोल दिया। ये दूसरी प्लेन शीट यहां पर रखी हुई है, तीसरी वाली कहां पर रखी है, y इज इक्वल टू 4a पर रखी हुई है। तो मान लो ये मेरे पास क्या है y इज इक्वल टू 4a है, तो जो तीसरी वाली शीट है वो कहां पर रखी हुई है, y इज इक्वल टू 4a पर ये रखी हुई है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, एक पॉइंट है कौन सा वाला 0, 2a, 0। अब 0, 2a, 0 किस एक्सेस में लाई करेगा, y एक्सेस में लाई करेगा, और जो कि a और 3a के कहीं बीच में होगा। तो ये मेरे पास पॉइंट है कौन सा वाला, y इज इक्वल टू 2a, और मुझे इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें निकालना है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर मेरे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट या यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो पॉइंट उस प्लेन शीट से कितनी दूर है, उस बात पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, उसकी चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और वो किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो E इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए सिग्मा, पहले वाले के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा के बराबर। दूसरे के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 2 सिग्मा के बराबर। तीसरे के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है भाई, 3 सिग्मा के बराबर है। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, प्लेट 1 बोल दिया, इसे मैंने क्या बोल दिया, प्लेट 2, इसे मैंने क्या बोल दिया, प्लेट 3 बोल दिया। अगर मैं इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है मेरे पास y इज इक्वल टू 2a वाला, अगर मैं यहां पर प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं, डायरेक्शन यहां बहुत जरूरी है। अगर मैं इस y इज इक्वल टू 2a पर प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं तो कहां की ओर होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं। यानी यहां पर E1 की जो वैल्यू कहां की ओर होगी, इस प्लेट की ओर होगी। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ E1। तो ये किसकी डायरेक्शन है भाई, E1 की डायरेक्शन। तो E1 वेक्टर कहां की ओर होगा भाई, इधर की ओर होगा। ये बात समझ में आई आपको? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ
अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट 2 निकालूं, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है एंड इट विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कहां की ओर होगा भाई, इस डायरेक्शन में होगा, यानी अगेन इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। जो E2 होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, E2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, E3 निकालूं, यानी E3 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड प्लेट। जो थर्ड प्लेट में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द प्लेट, यानी प्लेट से दूर। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो E3 होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। E3 will be in also in this direction, यानी E1, E2, E3 all are in minus y cap direction। तीनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर मैं यहां पर E नेट निकालूंगा तो सिंपल E नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीनों जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2 प्लस कितना आ जाएगा E3, तीनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बिकॉज ऑल थ्री आर इन सेम डायरेक्शन। अब E1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 के लिए सिग्मा कितना है, सिग्मा ही है। अब माइनस साइन रखोगे, माइनस साइन कब रखते, जब मैं डायरेक्शन नहीं लेता तब रख सकता है। अब मैंने डायरेक्शन ले ली पहले ही, ऑल आर इन थ्री सेम डायरेक्शन, तो अब माइनस नहीं, सिर्फ हम क्या रखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे। ये सब क्या रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, फिर प्लस कितना आ जाएगा E2 में मेरे पास सिग्मा कितना है, 2 सिग्मा के बराबर, तो कितना आ जाएगा ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये E3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, सबसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सबसे कॉमन है। अंदर कितना बचा, यहाँ तो मेरे पास कितना बच गया भाई, 1 बच गया, यहाँ मेरे पास कितना बच गया, 2 बच गया, यहाँ मेरे पास कितना बच गया भाई, 3 बच गया, इस 6 हो गया, तो 6 हुआ तो कितना आ गया ये 6 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो भाई इस 2 से ये 6 कड़ा कितनी बार, 3 बार, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बारी किसकी है, डायरेक्शन की बारी है। अब E1, E2, E3 ऑल आर इन माइनस वाई कैप डायरेक्शन, तो उनका रिजल्टेंट भी किस डायरेक्शन में होगा, माइनस वाई कैप डायरेक्शन। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो दिस E नेट वेक्टर विल बी इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, माइनस का वाई कैप डायरेक्शन। ठीक है, या माइनस जे कैप डायरेक्शन। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्या बोल रहा है, बी इज इक्वल टू माइनस का 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जे कैप। ठीक, एंड हियर माइनस साइन रिप्रेजेंटिंग कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ these three plates is in minus j cap direction, और वी कैन से माइनस y cap डायरेक्शन। ठीक है, तो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधे सीधे डायरेक्शन भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है बात, ओके। अगर इतनी बात ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन जैम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलना है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का बोलना है गिवन ए स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इस तरह से मुझे एक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दे रखी है। थोड़ा यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, वो क्या चीज मिसिंग है पहले वो देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, रो इक्वल टू गिवन है, रो इक्वल टू मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, कितना के आर स्क्वायर फॉर किसके लिए, आर लेस देन कैपिटल आर के लिए, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। अब फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए क्या होगा वो नहीं दे रखा है, तो उसके लिए क्या होगा, 0 होगा, एंड इट इज 0 फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट है, बस इतना नहीं लिखा हुआ है, बाकी तो दिया हुआ है। हमें क्या करना है, के इज कांस्टेंट, जो है के क्या है, कांस्टेंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन कैपिटल आर इज, आर लेस देन कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक स्फीयर है, इसका मतलब तो इस तरह से हमारे पास क्या है भाई, एक स्फीयर है। ये हमने क्या जूम कर लिया, इस तरह से एक स्फीयर जूम कर लिया। ये मेरे पास क्या है, इस तरह से एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर हमने बोल दिया। ठीक है, इसमें 3 एक्सेस बना दो सबसे पहले। ये मेरे पास कौन सी, वाई एक्सेस, ये हमारे पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये हो जाएगी मेरे पास कौन सी, हमारी जेड एक्सेस। ठीक है, इसके अंदर जो डेंसिटी है चार्ज की वो के आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जब आर जो है इसकी रेडियस से क्या है, कम है। जब आर की वैल्यू इसकी रेडियस से ज्यादा है तब इसके बाहर चार्ज डेंसिटी कितनी है, 0 है, यानी इसके बाहर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमें क्या करना है,
आर लेस देन कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। यानी यहां से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, ये इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ऐसे क्वेश्चन हमने थ्योरी में बहुत किए हुए हैं। कैसे निकालोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? बड़ा ही सिंपल तरीका है, इस पॉइंट पी से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो, बिकॉज गॉस थ्योरम का क्या है, एक सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो यूं करके, तो हियर वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट पी। और वो भी कैसा गॉसियन सरफेस है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। जो डॉटेड आपको दिख रहा है वो क्या है भाई, एक गॉसियन सरफेस है। फिर हम क्या करेंगे भाई, यहां पर इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट चूज करेंगे। तो मैंने क्या किया भाई, इस गॉसियन सरफेस पर इस पॉइंट पर मैंने एक चार्ज एलिमेंट बोल सकते हैं, या फिर इस तरह से एक एरिया एलिमेंट बोलो। क्या चूज कर लिया हमने, एरिया एलिमेंट चूज कर लिया, जो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। लेट अस से दिस एरिया एलिमेंट इज डी ए। ये एरिया एलिमेंट क्या है मेरे पास, डी ए है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां की ओर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। ठीक, फिर हम क्या करेंगे कि इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इंक्लोज कर रखा है वो निकाल देंगे। अब जो नेक्स्ट एम है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्ज इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो नेक्स्ट एम हमारा क्या है, चार्ज इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, चार्ज इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। यानी क्यू इनक्लोज का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। क्यू इनक्लोज इक्वल टू होता है क्या, इंटीग्रेशन रो इनटू डीवी के बराबर। अब यहां पर रो कांस्टेंट नहीं है, रो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इन रो को हम बाहर नहीं ले सकते। तो रो की वैल्यू कितनी है मेरे पास इनसाइड, यानी फॉर आर लेस देन कैपिटल आर के लिए रो की वैल्यू कितनी है, के आर स्क्वायर के बराबर है, जहां के कांस्टेंट है और आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा ये, इंटीग्रेशन के आर स्क्वायर और इनटू कितना आ गया, डीवी आ गया। अब कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर दे, बिकॉज कैसी सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीवी की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, यानी वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन, ये मेरे पास के तो ऐसे रहा आर स्क्वायर। अब इस डीवी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई के बराबर होता है। दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट, जो मैं ब्रैकेट के अंदर रखा, ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सॉल्व करो, और मुझे यहाँ पर एक ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, और उसको हम क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो भाई क्या करना है मेरे को, ये क्यू इनक्लोज निकालना है। तो यहाँ से मेरे पास क्यू इनक्लोज विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये के आ गया, एंड हियर वी हैव आर की पावर 4 इंटू में कितना आ गया, ये साइन थीटा आया, इंटू डी आर डी थीटा डी फाई, इंटू कितना आ जाएगा, डी आर डी थीटा डी फाई आ गया। ठीक है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, उससे पहले के कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा। हियर वी हैव ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, आर की पावर 4, अगेन यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन थीटा डी आर डी थीटा, और ये कितना आ गया मेरा, डी फाई आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, इतनी बात ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, लिमिट रखना है। तो लिमिट कहां से कहां होगी भाई, लिमिट रखो फटाफट, लिमिट रखना सबको आता है। पहले आर की लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से लेकर आर तक, बिकॉज ये डिस्टेंस मैंने यहां से कितनी बोली है, आर बोली है। फिर हम क्या करेंगे, थीटा की लिमिट कहां से कहां होगी, थीटा होता है कहां से कहां, 0 से पाई होता है। फिर किसकी लिमिट, फाई की लिमिट, फाई कहां से कहां होता है, 0 से 2 पाई होता है। ठीक है, तो पहले स्मॉल आर के लिए कैलकुलेशन, तो कितना आ जाएगा, ये के इंटीग्रेशन, अगर मैं क्या करूं यहां से, आर की पावर 4 है तो कितना बचा भाई, ये आर की पावर 5 अपॉन में कितना आ गया, 5, आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, आर की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट कहां से कहां, 0 से स्मॉल आर। फिर कैसा कर दो, 5 का कर दो, 5 का 5 के रिस्पेक्ट में कितना, डी 5 का 5 के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां आ जाएगी भाई, 0 से 2 पाई आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या बचा मेरे पास यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ, ये मेरे पास कितना आया, साइन थीटा और डी थीटा, लिमिट कहां से कहां, 0 से पाई। एक चीज आपने पढ़ी थी थ्योरी वाले लेक्चर में, इस पूरे को सॉल्व करके यहां से लेकर यहां तक, ये फाई वाला टर्म और ये साइन वाला टर्म, लिमिट ध्यान देना, लिमिट जब फाई की 0 से 2 पाई हो और थीटा की जब 0 से
पाई हो तब ये पूरा कितना निकल के आता है सॉल्व करने के बाद 4 पाई निकल के आता है। ठीक है, अभी ये कोई बड़ा काम नहीं है। इसका कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई कितना होता है -1, फिर यहां से कितना आएगा -1 तो कितना आ जाएगा -2, और एक माइनस पहले से बाहर है वो इंटीग्रेशन वाला, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा, इससे 2 पाई आया और 2 पाई इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई हो गया। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा ये Q इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना 4 पाई के r की पावर 5 अपॉन में कितना आ गया भाई 5 आ गया। ये क्या निकल गया मेरा Q इनक्लोज निकल गया। अब मुझे निकालना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब किसका यूज करूंगा यहां पर मैं गॉस थ्योरम का यूज कर लो। यूजिंग गॉस थ्योरम, अगर मैं गॉस थ्योरम का यूज करूंगा तो गॉस थ्योरम क्या होती है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू होता है मेरे पास कितना Q इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आता है भाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। नाउ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ये मेरे पास बचा कितना हियर वी हैव इंटीग्रेशन E डी ए विल बी इक्वल टू ये मेरे पास कितना आ गया Q इनक्लोज और डिवाइड में कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट, E तो बाहर आ गया ऐसे ही और इंटीग्रेशन कितना बचा अंदर डी ए बच गया, अगेन दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज एंड डिवाइड में कितना आया एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की वैल्यू कितनी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया जो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज की वैल्यू मैंने निकाल रखी है कितनी है वहां पर, यह मेरे पास कितना 4 पाई के r की पावर 5 अपॉन 5 कितना आ गया ये r की पावर 5 अपॉन में कितना आ गया भाई 5 आ गया। देखो इससे ये चला गया कितनी बार 3 बचा इधर पर, तो अगर मैं यहाँ से और ये 4 पाई से 4 पाई भी उड़ गया, तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू के आर की पावर 3 और अपॉन में कितना आ गया भाई 5 आ गया। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड के आर की पावर 3 अपॉन में कितना आया 5 आ गया। तो एक बात देखते हैं भाई ऑप्शन में क्या दिया हुआ है Q आ रहा है K नहीं आ रहा है, तो उसने क्या किया इस K को Q के टर्म में लिख दिया, यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है वो निकालना पड़ेगा, फिर यहां पर K की जगह उस चार्ज को रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस K की वैल्यू चार्ज के टर्म में निकालनी है। तो अगर ऑप्शन में ये हो तो यही हमारा आंसर था, तो सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे हम क्या बोल देंगे भाई फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। हमारे कैलकुलेशन किसके लिए है Q के लिए है, यानी टोटल चार्ज। तो Q इक्वल टू क्या होता है भाई मेरे पास इंटीग्रेशन सिंपल रो इंटू डी वी होता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन रो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर के आर स्क्वायर है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे और यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, एंड हियर ही है के आर की पावर 4 हो गया एंड इनटू दिस इज साइन थीटा डी फाई आया। अब बारी किसके लिमिट रखने की, और लिमिट यहाँ पर आर की चेंज हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर हमको पूरा चार्ज निकालना है। पूरा चार्ज का मतलब आर कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर कैपिटल आर तक, तो यहाँ पर आर की लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी 0 से लेकर कैपिटल आर, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, थीटा की लिमिट 0 से कहाँ पाई, बाकी ऐसे रहेगा। तो ये इंटीग्रेशन साइन थीटा डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा और इसका कितना आ जाएगा आर की पावर 5 अपॉन 5, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई के कैपिटल आर की पावर 5 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया। ये क्या निकला मेरा Q निकला। अगर ये मेरा Q है तो यहां से अगर मैं K निकालूंगा तो K विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कैपिटल Q है, K विल बी इक्वल टू ये मेरे पास कितना आ गया 5Q, K विल बी इक्वल टू 5Q अपॉन में आया मेरे पास कितना 4 पाई R की पावर 5, ऐसा कुछ आया। अब एक काम करो इस K की वैल्यू उठाओ इधर रखो, तो ये मेरे पास आ गया कितना E विल बी इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है 5Q अपॉन 4 पाई R की पावर 5 और इनटू ये मेरे पास कितना है इधर पे R की पावर 3 और अपॉन ये स्मॉल आ रहे हैं, अपॉन में कितना आया 5 आया, इससे ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास कितना आया Q R की पावर 3 और अपॉन में कितना आ गया ये 4 पाई R की पावर 5, 4 पाई।
एक चीज मैंने हाँ मिस कर दी, दैट इज दिस एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रहेगा जो कि मैं खा गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा नीचे डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। एक बार चेक करो, ई आर की पावर 3 4 पाई आर की पावर 5, आर की पावर 5 वाला मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो सी वाले में तो यहाँ 8 आ रहा है, ये तो वैसे गलत हो गया, ये सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन एक ये अच्छा क्वेश्चन था, क्यू के टर्म में निकालना था तो हमको दो बार क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन करना पड़ा, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये लिमिट का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम आर की लिमिट कब जीरो से आर लेंगे, स्मॉल आर लेंगे, कब जीरो से कैपिटल आर लेंगे, तो ये सब आपको दिमाग में रहना चाहिए कि भाई यहाँ पर हमको चार्ज इंक्लोज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके मतलब कैसे होगा, ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी वाले लेक्चर देखो और उन लेक्चर को देखकर यहाँ आओगे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम हवा लगेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं अगर एक बार आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का गॉस की जो एप्लीकेशन है वो लेक्चर्स देखे हुए हैं तो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है, और ये क्वेश्चन भी 2018 में आया हुआ है। क्या कहना है भाई इस क्वेश्चन का, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम रीजन आर इज गिवन बाय दिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर ये अक्षर जो है ऊपर नीचे हो गए, मैं इनको सही लिख देता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई मुझे गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है, ई इक्वल टू दे रखा है कितना, माइनस का ई की पावर वाई स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास क्या है आई कैप है, फिर प्लस ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ मेरे पास क्या है जे कैप है। फ्रॉम दिस वी मे कंक्लूड दैट, पहला क्या बोल रहा है, आर हैज ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। आर क्या है भाई, मतलब जो स्पेस है, जो रीजन है उसमें जो चार्ज डेंसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म है, ये हमें बताना है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, आर हैज नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आर में कोई चार्ज ही नहीं है, उस स्पेस में कोई चार्ज ही नहीं है, ये हमें बताना है। तीसरा बोल रहा है आर हैज ए टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, और चौथा हमें बताना है द एनर्जी फ्लक्स इन आर इज जीरो एवरीवेयर, ठीक है। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे ये हमें बताना है। तो एक की ओर जाते हैं कि आर हैज ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मतलब है इसका, इन्हें डेंसिटी निकालनी है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, डेंसिटी निकालनी है। कोई रिलेशन याद आ रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, डेंसिटी निकालनी है, चार्ज डेंसिटी निकालनी है। हमने एक चीज पढ़ी थी गॉस लॉ, गॉस लॉ का भी डिफरेंशियल फॉर्म, वी ऑल नो दैट कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है भाई, जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है कितना, रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो सिंपल क्या करो, इसका डाइवर्जेंस निकाल दो। तो अगर मैं डाइवर्जेंस निकालूंगा तो डाइवर्जेंस कहने का मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन किसके लिए होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई के लिए। डाइवर्जेंस ऑफ ई का मतलब, डाइवर्जेंस का क्या होता है ऑपरेटर, डेल आई कैप पार्सल ओवर पार्सल एक्स, प्लस का जे कैप पार्सल ओवर पार्सल वाई, एंड प्लस का कितना है यहाँ पर के कैप पार्सल ओवर पार्सल जेड आ गया, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज, और डॉट कितना आ जाएगा ई वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू कितने मेरे पास, ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर आई कैप प्लस का ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया जे कैप, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। सॉल्व करो भाई इसको, डाइवर्जेंस ऑफ ई को। अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ ई के लिए कैलकुलेशन करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू आई कैप वाला आई कैप के साथ, जे कैप वाला जे कैप के साथ। तो ये मेरे पास कितना है देखो, पार्सल ओवर पार्सल एक्स ऑफ ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर, एंड प्लस का कितना आया पार्सल ओवर पार्सल वाई ऑफ किसका आ जाएगा ये ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर। देखो यहाँ पर x है ही नहीं और यहाँ y नहीं है, तो ये डिफरेंशियल कितना हो जाएगा जीरो, ये भी कितना हो जाएगा भाई जीरो। तो यहाँ अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालने जाऊंगा तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू जीरो का मतलब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो, एंड दिस इंप्लाइज दैट रो इक्वल टू जीरो। और ये क्या बोल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है जीरो है, यानी वहां पर चार्ज है ही नहीं, चार्ज डेंसिटी कितनी है जीरो है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया मेरा गलत हो गया। आर हैज नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है भाई, रो कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, तो आर हैज नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन की ओर आते हैं, क्या बोल रहा है, आर हैज ए टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड।
कैसे निकालोगे बताओ? ठीक है, कैसे निकालोगे? आर हैज टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्या मतलब हुआ इसका? इसका कुछ ऐसा मतलब हुआ कि जो आर है उसका टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर उस रीजन में वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, मैक्सवेल इक्वेशन, कि कर्ल ऑफ ई जो होता है किसका बराबर होता है? माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी के बराबर होता है। यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब प्रिंसिपल है किसका? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फैराडे लॉ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? जो मेरे पास डेल बी बाई डेल टी होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी तो डिपेंड करेगा। अगर टाइम पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो ये पार्शियल डेरिवेटिव कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो आ जाए, ये नॉन जीरो मतलब कर्ल ऑफ ई अगर नॉन जीरो आ जाए तो कहानी क्या है, आसान है। तो कर्ल ऑफ ई निकाल दो भाई। क्या निकालना है मेरे को? यहां से कर्ल ऑफ ई निकालना है। तो कर्ल ऑफ ई तो मुझे दे रखा है, ये ई है। तो कर्ल ऑफ ई निकालने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? आई कैप, यहाँ क्या आ जाएगा? जे कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा? के कैप। दिस वन इज पार्सल ओवर पार्सल एक्स, हियर वी हैव पार्सल ओवर पार्सल वाई, एंड हियर वी हैव पार्सल ओवर पार्सल जेड। ठीक है, और फिर एक्स वाला तो ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या बचेगा? ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा? जीरो। देखो भाई, जब आई कैप के साथ करोगे ये वाला रो ये वाला कॉलम जीरो हो जाएगा, फिर माइनस का जे कैप, ये वाला रो ये वाला कॉलम, इससे इधर से इधर, इधर से इधर, अगेन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। फिर प्लस कितना आ जाएगा? के कैप, ये वाला रो ये वाला कॉलम, इसका एक्स के साथ, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा? 2x ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। फिर मैंने माइनस प्लस इसका वाई के साथ, तो कितना आ जाएगा? ये 2y माइनस 2y आएगा, प्लस 2y हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर, एंड इट इज नॉन जीरो। ये क्या है भाई? नॉन जीरो। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन दिस del v by del t is not equal to zero. It mean the magnetic field in this region R is time dependent, यानी वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। R हैज ए टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सत्य वचन है, यानी ऑप्शन सी भी क्या है हमारा? करेक्ट है। अब आते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? द एनर्जी फ्लक्स इन आर इज जीरो एवरीवेयर। बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को तो समझ नहीं आएगा कि भाई एनर्जी फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, खाली फ्लक्स पढ़ा था, सरफेस इंटीग्रेशन जैसा कुछ पढ़ा था हमने। ये एनर्जी फ्लक्स क्या होता है? बताओ क्या होता है एनर्जी फ्लक्स? पढ़ा तुम लोगों ने? मैक्सवेल इक्वेशन के बाद दूसरा लेक्चर, यानी पॉइंटिंग वेक्टर वाला। और पॉइंटिंग वेक्टर को कोई हम क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्लक्स बोलते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल टू कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, क्या? 1/μ0 इंटू, यहां पर क्या आता है? ई क्रॉस बी आता है। क्या आएगा? ई क्रॉस बी। एस इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस बी आ गया। अब मुझे बी पता नहीं, तो बी निकालने के लिए भी हमको एक चीज पता होती है, क्या? जो बी होता है मेरे पास कितना होता है? 1/c इंटू जेड कैप क्रॉस ई के बराबर होता है वैक्यूम में। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? के अपॉन ओमेगा आएगा, या फिर 1/c आएगा। तो बी की वैल्यू ये है जेड कैप क्रॉस ई। यहां से ई दे रखा है, क्या निकल जाएगा? बी निकल जाएगा। ई दे रखा है, क्या निकल जाएगा? बी निकल जाएगा। अगर एक बार बी निकल गया, बी की वैल्यू यहां पुट करोगे, और जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है। बिकॉज कैलकुलेशन क्या थोड़ा सा लंबी है, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में कर दिया। आंसर क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। यहां से क्या निकल जाएगा? बी निकल जाएगा। होमवर्क है, यानी जेड कैप क्रॉस ई करोगे। ई मेरे को दे रखा है, ई कहाँ है? ये ई है। जेड कैप यानी के कैप लिख देना उसकी जगह, तो के कैप क्रॉस ई करोगे, क्या आएगा? बी, बी वेक्टर आएगा। बी वेक्टर की वैल्यू यहां पुट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, आंसर क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो आंसर आया, उसका मतलब जो एस है पॉइंटिंग वेक्टर है वो क्या है? नॉन जीरो है। इसने क्या बोल रखा है? जीरो बोल रखा है। ठीक है, यानी एनर्जी फ्लक्स जब भी ये पूछे, इसका मतलब ही क्या हुआ? पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर की बात वो कर रहा है। ठीक है, ग्रिफिथ पढ़िए ना, ग्रिफिथ में साफ साफ लिखा है।
ठीक है, वर्डिंग। तो पॉइंटिंग वेक्टर यानी एनर्जी फ्लक्स, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। नॉन जीरो क्या होगा, पॉइंटिंग वेक्टर होगा। तो इसके दो ही ऑप्शन सही हैं, एक मेरे पास कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी, और एक कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी। तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन करे, कहने को 4 क्वेश्चन है, लेकिन 4 क्वेश्चन से हमने जितना कॉन्सेप्ट सीखा इस पूरे 40 से 45 मिनट के लेक्चर में, वो आप पढ़ के नहीं सीख सकते, रट के नहीं सीख सकते, करके ही कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बिल्ड होते हैं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर करना है तो आप जाओ, मैंने पॉइंटिंग वेक्टर पूरा पढ़ा रखा है, वहां पर क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर, क्यों हम उसको एनर्जी फ्लक्स बोलते हैं, वो सब कुछ हमने वहां पर डिस्कस कर रखा है। कैसे हम पॉइंटिंग वेक्टर डिराइव करते हैं वो भी वहां पर क्या है, डिस्कस है। और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन क्या होते हैं और किस तरह से हम गॉस थ्योरम का जो इंटीग्रल फॉर्म होता है और डिफरेंशियल फॉर्म होता है, कैसे हम उसको डिराइव करते हैं, वो भी वहां पर हमने क्या कर रखा है, पूरा डिस्कस कर रखा है। तो उनको जाकर देखो और उसके बाद इस लेक्चर सीरीज में आओ। अभी तक यहाँ पर 22 लेक्चर हो चुके हैं। इससे पहले हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे पीआई को डिस्कस कर लिए। मैंने वहां भी बोला था क्लासिकल मैकेनिक्स की पूरी थ्योरी वाली लेक्चर सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। कुछ पार्ट वहां पर मिसिंग है, जैसे बर्नौली थ्योरम वाला, लेकिन आपने वो क्लास 11th में पढ़ी है, तो इतना अंडरस्टैंड, तो मतलब इतना तो आपके पास समझ है ही कि 11th में पढ़ी या फिर बीएससी में पढ़ी, एक ही बात है, उसमें ज्यादा कोई अंतर आता है नहीं। क्वेश्चन आप कर लोगे। क्लियर है बात। क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ो, थ्योरी वाले लेक्चर पढ़ो, उसके बाद कहाँ आओ, इस प्लेलिस्ट में आओ, क्वेश्चन करो। वैसे वेक्टर एनालिसिस पढ़ो जाके सीरीज से, और फिर यहाँ आओ वेक्टर एनालिसिस के पीवाईक्यू करो जो कि आपको करा दिए गए हैं। फिर उसके बाद अगेन वहां जाओ, थ्योरी वाले लेक्चर में जाओ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ो, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ो, फिर इस लेक्चर सीरीज में आओ और क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू करो यहाँ से, और आपके लिए ये फायदेमंद होगा क्योंकि तैयारी ऐसे ही होती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो इस लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ बांटो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।